स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीट 2023 के बैच के बारे में और उसके पहले लेक्चर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी पहली टॉपिक आपकी जो स्टार्ट होती है व्हाट इज लिविंग थिंग्स, यहाँ से शुरू करने वाले हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स तक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करें वीडियोज को, तो हम आपको बता दें विक्ट्री बैच नाम से आपका जो बैच स्टार्ट किया गया है विक्ट्री बैच, यह बैच आपका 2023 के नाम 2023 के एग्जाम तक चलेगा। यह बैच आपका स्टार्ट किया गया है। यह बैच आपका 2023 के एग्जाम तक के लिए यह बैच है। इस बैच की अगर बात कर ले तो इस बैच में एंट्री करने के लिए आप 499 पे आप पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कई वीडियोज अभी आपको फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वीडियोज पेड हो जाएंगे तो आपको यह बैच के वीडियो नहीं मिल पाएंगे। उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो लोग इस बैच को परचेज करेंगे। आप विक्ट्री बैच लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विक्ट्री बैच के बारे में जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक को, जो आपकी पहली टॉपिक है और जिसे हमें आज डिस्कस करना है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहली टॉपिक पे अगर हम चर्चा करें तो आपकी टॉपिक है व्हाट इज लिविंग थिंग्स। अगर आप सिलेबस देखें तो पहले चैप्टर का जो सिलेबस है आपका, उस पहले चैप्टर के सिलेबस में इतनी टॉपिक आपकी सिलेबस में दी गई। पहला दिया गया व्हाट इज लिविंग, दूसरी टॉपिक आपकी दी गई है, दूसरी टॉपिक पे अगर हम चर्चा कर लें तो दूसरी बायोडाइवर्सिटी, थर्ड टॉपिक आपकी है, जो थर्ड टॉपिक बात करें नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फोर्थ टॉपिक आपकी है जो है यहां पे थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, फोर्थ टॉपिक अगर आपकी बात कर लें तो फोर्थ टॉपिक है आपकी यहां पे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, फिफ्थ टॉपिक आपकी यहां पे दी गई है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, नेक्स्ट टॉपिक आपकी दी गई है उसके बाद यहां पे यहीं पे टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची भी इसी में है एंड टेक्सोनॉमी हायरार्ची, नेक्स्ट आपका दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट आपका है जो है टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें आपका म्यूजियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जू है, बॉटनिकल गार्डन है और आपका जो है यहाँ पे हर्बेरियम है, हर्बेरिया है और ये आपकी इतनी टॉपिक है। यानी पहले चैप्टर की अगर हम बात कर लें क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो इतनी टॉपिक आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से डिस्कस करनी है जो आपके सिलेबस में दी गई। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस में व्हाट इज लिविंग, और इसके साथ साथ लिविंग को प्रूव करने के लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि जो है क्या है लिविंग थिंग्स, और इसके बारे में भी एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर लें यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग को जानने से पहले हमारे पास जो जानना है वह जानना होगा व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है पहले इसके बारे में जान लें। पहले लाइफ के बारे में चर्चा कर लें, फिर लाइफ के बाद हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं, लिविंग थिंग्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं।
तो पहली टॉपिक आपकी है व्हाट इज लाइफ। बताइए व्हाट इज लाइफ, ये आपकी पहली टॉपिक हो जाती है और इस टॉपिक पे हमको चर्चा करना है आज के लेक्चर में। तो लाइफ, जैसे छोटे बच्चे जब हम लोग थे, छोटे बच्चों पे हम लोगों को बता दिया जाता था कि दे हैव लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी जिसके पास जीवन है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे वो है कि लाइफ किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। लाइफ किसे कहा जाता है ये बताइए। तो आप कहेंगे लाइफ इज द यूनिक, यानी लाइफ एक अलग या अकेली प्रथा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल which perform the certain chemical reaction in order to bring life activity। कह रहा है कि लाइफ वह एक एक्टिविटी है जो विशेष आयन मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति में लाता है और वह विशेष एक्टिविटी करने के लिए जाने जाते हैं। इसी को हम लोग लाइफ कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो लाइफ क्या है कि आयन मॉलिक्यूल से जुड़ करके, यानी नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स के एक्टिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपसे पूछ तो यहां पर आप लिखेंगे लाइफ इज ए यूनिक, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल complex organization of ion and molecule which perform certain chemical reaction in ordering to bring life एक्टिविटी। तो ये आपकी पहली टॉपिक हो गई व्हाट इज लाइफ। लाइफ को बताने के लिए आप कहेंगे कि लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है और यह प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है, आयन और मॉलिक्यूल से जुड़ करके एक नई परफॉर्म करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है और यही केमिकल रिएक्शन लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। पहली टॉपिक जो आपके सामने आपके सिलेबस में रखी गई है उसका नाम है व्हाट इज लिविंग। हालांकि आपकी टॉपिक व्हाट इज लिविंग थिंग्स है, हमने थिंग्स भी लिख दिया। व्हाट इज लिविंग थिंग्स, अब आपको बताना है कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। लिविंग थिंग्स उसे कहा जाता है जिसके अंदर लाइफ होती है और उसी लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, दे हैव लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जिसके पास लाइफ है उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, कैट है, गोट है, ठीक है, काऊ है, बुफेलो है, ट्री है, ये सभी क्या है, लिविंग। वहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमको बचपन में बताई गई। तो वहां हमसे बता दिया जाता है कि जैसे टेबल है, डेस्क है, बेंच है, ये है, तो ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग है, जैसा कि गलत बताया गया था। नॉन लिविंग का मतलब होता है जिनमें लाइफ की एक्टिविटी नहीं पाई जाती, वो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है आपका ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, आपका ह्यूमिडिटी है, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन लिविंग में आ जाते हैं। यानी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में ये पता करना होगा कि कौन सी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और कौन ऐसा है जो लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए एक चीज लिखी गई, दे परफॉर्म सर्टेन लाइफ केमिकल रिएक्शन टू ऑर्डरिंग ब्रिंग टू द लाइफ एक्टिविटी। लाइफ को एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसे किया जाता है, किसके बिहाफ पे किया जाता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे करते हैं, आयन एंड मॉलिक्यूल के बिहाफ पे किया जाता है, जो कि लाइफ में हो सकता है लेकिन लाइफ जहां नहीं है वहां पे नहीं होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपके सामने आएगी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जैसे क्वेश्चन देखिए, जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह क्वेश्चन आपके अपने क्राइटेरिया के ऊपर होता है। पॉइंट कितने लिखे हैं इससे मतलब नहीं है, आपने कितना समझा है इससे मतलब होता है। तो आप अपने दिमाग पे सारी चीजों को जाने दीजिए, ठीक है।
कंसंट्रेट होकर सुनते रहिए, काम की चीजें हम आपको ऑलरेडी लिखवाते रहेंगे। कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं अगर बात करें तो उनमें बहुत सी कॉमन चीजें होती हैं और सब एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं। 99% तक सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे अगर हम बात कर लें कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, ये 99% तक लिविंग में भी है और किस में है, नॉन लिविंग में भी, यानी दोनों में यह 99% तक पाए जाने वाले एलिमेंट हैं कंपोज, ठीक है। और ये कंपोज करते हैं जिससे लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन यही है कि इन्हीं से लाइफ की भी ओरिजिन मानी जाती है, यहीं से लाइफ की भी स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल होती हैं। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, फिजिकल चीजें जो हैं वो नॉन लिविंग में आ जाती हैं, जैसे ग्रेविटी है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात कर लें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म, आपको अगर आप देखेंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। रेडिएशन है, आपको टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। और लिविंग थिंग्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया से लेकर के, अगर हम लिविंग की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है बैक्टीरिया, यानी किंगडम मोनेरा से लेकर के, आप में से ज्यादातर लोग इसे पढ़ चुके होंगे, किंगडम मोनेरा से लेकर के और किंगडम एनिमेलिया तक, यानी किंगडम एनिमेलिया तक के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लिविंग होते हैं। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आता है। वायरस लिविंग जब वो लाइफ में होता है, किसी लाइफ के अंतर्गत है, किसी जीवन में है, तो वो लिविंग की तरह एक्टिविटी करता है। लेकिन जैसे ही लिविंग से बाहर जाता है और नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। आगे टॉपिक में आएगा तो हम लोग वायरस पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे कंपैरिजन करना है लिविंग और नॉन लिविंग। अगर हम ध्यान से देखें तो जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिस एक्टिविटी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यह लिविंग है, और जिनमें ये एक्टिविटी नहीं होती है उस एक्टिविटी को के बिहाफ पे ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे जो लिविंग थिंग्स होंगे उनमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, सेल पाई जाती है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। इनमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और आपको याद होगा हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की। इसमें जो है दूसरा क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और आपको याद होगा कि एक साइंटिस्ट है, हक्सले नाम है इनका, क्या नाम है, हक्सले। इन्होंने 1863 में ये बात कही। इन्होंने कहा 1863 में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसको, प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने कह दिया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसका स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यह स्टेटमेंट होता है किसका, तो आप बताएंगे कि यह स्टेटमेंट होता है आपका हक्सले नामक साइंटिस्ट का। यानी प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनमें न्यूट्रिशन होता है, ये तो कॉमन सी चीज है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे इसको। तो इसमें क्या पाया जाता है, अगर फोर्थ की बात कर ले तो इसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पाए जाते हैं, ग्रोथ पाया जाता है, ठीक, ग्रोथ पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाते हैं, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर यहीं पे बात कर लें तो ए हो गया 5, ए हो गया 6 पे अगर हम कर लें तो इनमें सेंस ऑफ एक्टिविटी यानी कॉन्शियसनेस पाया जाता है, कॉन्शियसनेस होती है। और अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें 7th में तो 7 नंबर पे इसमें आ जाएगा क्या पाया जाता है, तो इसमें पाए जाते हैं आपका जो है रिप्रोडक्शन हो गया, कॉन्शियसनेस पाए जाते हैं। ये सभी चीजें पाई जाती हैं जो कि किस में पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स में। यानी इस लिविंग थिंग्स के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली हेडिंग। पहली हेडिंग हमें लगता है आपको समझ में आ गया। पहली जो टॉपिक हमारी थी वो थी व्हाट इज लिविंग थिंग। लेकिन लिविंग थिंग्स से पहले हमने ये प्रूव किया कि लाइफ क्या होती है। लाइफ के बाद हमने बात की लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में 90% तक सिमिलरिटी पाई जाती है, किसके बिहाफ पे, आयंस और मॉलिक्यूल के बिहाफ पे। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है उसमें आयन और मॉलिक्यूल एक लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं
एक सर्टेन कंपोजिशन में आते हैं, एक लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में जो एग्जांपल आते हैं आपका ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सभी चीजें यानी फिजिकल चीजें जो हैं किसमें आ जाती है, नॉन लिविंग में। और जो लिविंग थिंग्स हैं इसमें कई एक्टिविटी पाई जाती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती, जैसे कि ग्रोथ करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हक्सले नामक साइंटिस्ट ने 1863 में क्या कह दिया कि इन्होंने कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आसान है, कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लग के करना है, परिश्रम थोड़ी सी करनी है। आप बड़े आराम से 360 में 360 गेन कर सकते हैं। विक्ट्री बैच है आपका, और यह बैच आपका कब तक चलता है, यह बैच आपका चलेगा एग्जाम के एक दिन पहले तक। हमारा टारगेट है कि हम 2023 के एग्जाम तक आपके सिलेबस को कंप्लीट भी कर देंगे, प्रैक्टिस पेपर भी करा देंगे, 10 प्रैक्टिस पेपर कराएंगे प्रीवियस ईयर के। उसके बाद 100 मूल्यांकन के आपको 10 सीरीज मिलने वाली हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको जुड़ने से लाभ मिलता रहेगा, इस बात का हमें भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा जब आप धीरे धीरे आगे की दिशा में बढ़ेंगे। अगली टॉपिक हम लोग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो हम लोग पहली चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स में। पहला जो हेडिंग आती है, पहली जो चर्चा आती है, डेफिनेट शेप एंड साइज। देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये मार्फस होते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, अगर हम लिविंग की बात करें, लिविंग जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मार्फस होते हैं। क्या होते हैं, मार्फस होते हैं। इसका मतलब होता है कि फॉर्मलेस फॉर्म पाया जाता है, इनका एक बेसिक फॉर्म पाया जाता है जिस फॉर्म्स में ये जाने जाते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग की ए मार्फस होते हैं, यानी फॉर्मलेस। फॉर्मलेस। अब इसका मतलब समझिए, देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं अगर वो यूनिसेलुलर है तो उनकी एक लिविंग प्रॉपर्टी होगी। जैसे अमीबा है तो उसका एक, अमीबा छोड़ दीजिए, पैरामीशियम है तो एक शेप है, यूग्लिना है तो एक शेप है, ठीक है। वहीं पे ह्यूमन बीन है तो एक शेप है, भले वो सेलुलर लेवल पे थे, ये मल्टी सेलुलर लेवल पे है। वहीं पे अगर चले जाए छोटे ऑर्गेन में तो उनका एक शेप है, साइज है, मार्फोलॉजी है, उसको हम देख करके बता सकते हैं कि ये ह्यूमन बीन है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, लेकिन हम उसे देख करके बता सकते हैं कि ह्यूमन बीन का बच्चा है। कि अगर काऊ का बच्चा है तो उसे भी देख करके बता सकते हैं काऊ का बच्चा है, क्योंकि वो छोटा है लेकिन मार्फोलॉजी उसकी क्लियर है, शेप उसकी क्लियर है कि ये इसी तरह की काऊ होती, इसी तरह का जो है ह्यूमन बीइंग होता है, इसी तरह की कैट होती, इसी तरह के जो है रैबिट होते हैं। यानी वो देख करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है कि इसे हम डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते, देखिए पहली चीज तो ये होगी कि लिविंग थिंग्स मार्फस होता है। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे है, मार्फस ए मार्फस में, कि लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, फॉर्म होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित शेप होता है, ये तो सही है। जो नॉन लिविंग होते हैं ए मार्फस होते हैं। लेकिन टेंशन यहां से, जब आप एसर्शन रीजन के क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि बहुत से लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, उनकी डिफिनिट शेप और साइज नहीं पाई जाती। मार्फस तो होते हैं लेकिन डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं है। जैसे कि आप कह दें, बात करें अमीबा की, अमीबा की बात कर लें तो अमीबा कैसा है, डिफिनिट शेप एंड साइज में नहीं पाया जाता। हमारी WBC की सेल है, डिफिनिट शेप एंड साइज में नहीं पाया जाता। यानी अगर हम इसको लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी माने तो बहुत से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो इस प्रॉपर्टी पे अपने आप को खरा नहीं उतार पाते हैं, यानी वो अपने फॉर्म को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे कुछ मल्टीसेलुलर है। जैसे मल्टीसेलुलर की बात करें, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसमें आता है प्लेनेरिया को, हम लोग को क्या कहते हैं, प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म कहा जाता है, प्लेटेहेल्मिन्थीज का मेंबर है। तो प्लेनेरिया की अगर बात करें तो उसके बॉडी का कोई हिस्सा टूट करके अगर पानी में गिर जाता है तो रीजनरेट हो जाता है। वहीं पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका कोई भी हिस्सा रीजनरेट नहीं होता, लेकिन वो अपने मार्फस स्थिति में आएगा। देख करके हमें बता सकते हैं कि ये लिविंग है।
या देख करके बता सकते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है, एक काऊ है, एक गोट है, एक ट्री है, एक मैंगो ट्री है, एक बनाना ट्री है, हम उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, उसकी मार्फोलॉजी के बिहाफ पे उसे आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे, लेकिन इसे हम डेफिनेट प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं रख सकते कि लिविंग थिंग्स की यही एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है। ऐसा कहना अपने आप में गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, उनकी मार्फोलॉजी चेंज होती रहती है। ऐसे इनरेगुलर शेप एंड सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म के कारण हम मार्फोलॉजी एंड डेफिनेट शेप और साइज को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते लिविंग थिंग्स की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरी टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक सेकंड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं इसमें बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ऑर्गन सेल से टिश्यू बनना है। सेल से क्या बनता है आप सबको पता है, सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बॉडी को ऑर्गेनाइज करने की एक सिस्टम पाया जाता है, प्रथा पाई जाती है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे काम की चीजें सब एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ करके एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आती है। सेल से टिश्यू का बनना, टिश्यू से ऑर्गन का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। चूंकि ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, इसलिए ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पा जाइए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल ही पाई जाती है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उसमें तो ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए 2 मिनट के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मान लें कि वहां पे ऑर्गन तो पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर है ये यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अगर देखें, पहले तो कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो 1 मिनट के लिए हमारा आंसर तो सही हो जाता है। लेकिन अगर इसी को हमको ये कहा जाए क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या इस बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सभी जीव जो है लिविंग हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। सेल के अंदर के जो मटेरियल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो तो ऑर्गेनाइज्ड है, या आप ये कह दें कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, वो तो ऑर्गेनाइज्ड है। सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर है। तो इस बिहाफ पे इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया पे नहीं रख पाएंगे, यानी हमें अलग की दिशा में कुछ और सोचना पड़ेगा किसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे ले चलें। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे। नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना एंड मास ऑफ सेल का बढ़ना, इन दोनों को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में रखते हैं, और इन दोनों से हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तब भी ग्रोथ है, और क्या बढ़ रहा है, मास ऑफ सेल बढ़ रहा है, तब भी ग्रोथ की प्रॉपर्टी पे रख देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हम लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कि गर्मी का दिन है, आपकी बुक में तो माउंट उसको लिखा गया, सैंड के जो बनते हैं उसको लिखा गया, हाँ सैंड माउंटेन बन जाता है, बाउल्डर्स बन जाते हैं सैंड के, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में आपके घर में जो दरवाजे लगे हुए हैं, जो विंडो लगी हुई हैं, उन विंडो पे, उन दरवाजों पे देखिए लकड़ी के बने होते हैं, और गर्मी के दिनों में वो लड़ते हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म होता है, ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो सूख जाती हैं लकड़ियां और वो लड़ना शुरू कर जाते हैं, यानी पेंच जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेनी सीजन में। जब आप रेनी सीजन में जाते हैं तो ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, कोल्ड सीजन में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में वह लकड़ियाँ क्या काम करती हैं, जो कि
डेड वुड हैं वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको, ह्यूमिडिटी को, और फूल जाती हैं और गेट को पकड़ने लगती हैं। तो इस प्रॉपर्टी में भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि लकड़ी तो हम लोग कह रहे थे लिविंग है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को तो हम लोग यहाँ से निकाल। वहीं पे अगर आप कहीं देखिए माउंट टीले बन जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। हर बार ये कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी मास का बढ़ना पाया जाता है। सेल तो होती नहीं, तो सेल को छोड़ करके मास का बढ़ना पाया जाता है, इसलिए इसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे लिविंग थिंग्स के नहीं रख सकते। तो हमें अगले की बात जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, दोनों में पाया जा रहा है, तो हमें अगले के पास चलने की आवश्यकता है। रिप्रोडक्शन, यानी जैसे हम हैं वैसे बच्चे का पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। लिविंग, देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी सब कुछ तो भले निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है, हम किसी भी व्यक्ति को ये दावा कर सकते हैं कि आप एक दिन मरेंगे, और ये सच है कि वह व्यक्ति एक दिन मरे, वह जीव एक दिन मरेगा, यानी लिविंग थिंग्स है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वह इमोर्टल नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं। अगर डेथ निश्चित है तो बॉडी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए मर गए तो फिर हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए हम अपने मरने से पहले अपनी जैसे संतान को पैदा करके जाते हैं, जिससे यहाँ पे हमारी पीढ़ी चलती रहे, हमारा जनरेशन चलता रहे। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अपने लाइफ जैसी लाइफ को पैदा करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जैसा ऑर्गेनिज्म है वह अपने जैसी लाइफ को पैदा करके मर जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। डेथ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिकार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल डेथ में हो गया, किसी के मालिक्यूल और आयन जो है वो फेल्योर हो गए, काम नहीं कर रहे, बॉडी जो है बॉडी का सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन को प्रूव करने का। तो ये टॉपिक आप जब हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां हम बताएंगे कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, जिसके बिहाफ पे कई समस्याएं आपको सामने आएंगी। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं, यानी ग्रोथ, या देखिए सेल का डेवलपमेंट, सेल का बढ़ना रिप्रोडक्शन में आ जाता है। कब, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सेल को डिवाइड करते रहते हैं, और किसमें आ जाता है, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से तो सेल का डिवाइड होना, एक तरह से तो उसके नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। तो ये भी आपका बडिंग कहा जाता है, सॉरी इसे आप फिजन कहते हैं, और फिजन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा में। ठीक, वहीं पे कुछ में बडिंग से होता है, कुछ में रीजनरेशन होता है, कुछ में क्या होता है आपका कहेंगे तो उसमें होता है अलग अलग मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, किसमें, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में। इसको हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे क्लास 12th का, वहां पे डिटेल आएगा, वहां पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। यानी लिविंग थिंग्स को अगर हम ध्यान में रखें तो लिविंग थिंग्स के रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। खासतौर पे सेल डिवीजन वाली चीजें आपको यहाँ पे गलत कर देती हैं, तो ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे यूज नहीं हो सकता। अगर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं आती तो हमें फिर आगे की दिशा में बढ़ना पड़ेगा, और अगली टॉपिक आ जाएगी मेटाबॉलिज्म। कौन आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म। तो हमें किस पे चर्चा करनी होगी, मेटाबॉलिज्म पे चर्चा करनी होगी। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल दीज केमिकल रिएक्शन गोइंग टू द लिविंग सेल, इट कलेक्टिवली टर्म एज द मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन जितने भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, टिश्यू के अंदर होते हैं, ऑर्गन के अंदर होते हैं, एक ऐसे सेल के अंदर होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को, उन सभी एक्टिविटीज को एक शब्द में क्या कह दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म कह दिया जाता है। यानी हमारे शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं उन सभी, चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, रिस्पायरेशन हो, सर्कुलेशन हो, इन सभी एक्टिविटीज को हम लोग एक शब्द में क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। इसे दो भागों में रखा गया है, पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। पहला कौन है, कैटाबॉलिज्म है, और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है कि एनर्जी डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। एक ऐसा होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, दरअसल इसका मतलब क्या है कि टूट करके एनर्जी को क्रिएट करता है। डिस्ट्रक्टिव व्हिच न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ द एनर्जी दे ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी, यानी ये टूटेगा और ऊर्जा को उत्पादित करता है। कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, टूटता है और ऊर्जा को उत्पादित करता है। तो अगर हम बात करें तो कैटाबॉलिज्म में ये डिस्ट्रक्टिव होता है और ये ब्रेक डाउन करके ब्रेकिंग टू क्रिएट एनर्जी और एक ऐसा होता है, ये अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है और ये क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और ये एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, यानी सिंथेसाइज एनर्जी। अगर इसकी बात कर लें कैटाबॉलिज्म की, दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कैटाबॉलिज्म पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। और एनाबॉलिज्म की अगर बात करें तो एनाबॉलिज्म क्या काम करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें चेंज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देता है। कैटाबॉलिज्म में रिलीज एनर्जी करता है, यानी वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिलीज करता है और एनाबॉलिज्म एनर्जी को स्टोर करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। पॉइंट नंबर 6, हेडिंग आपकी 6 है कॉन्शियसनेस, यानी क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इसका मतलब होता है चेतना, यानी यहाँ पे सेंस ऑफ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुली के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में सेंस होता है, रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, सेंसिटिविटी पाई जाती है। एक लाइन में कहते हैं तो सेंसिटिविटी पाई जाती है। प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में आपको याद होगा इसी को ट्रोपिज्म कहा जाता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इसे ट्रोपिज्म कहते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। यानी अगर लाइट से वो एक्टिविटी कर रहा है तो फोटोट्रोपिन, अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है तो जियोट्रोपिन। तो यहाँ पे आपने यानी प्लांट कीमोट्रोपिन केमिकल के अकॉर्डिंग करता है कीमोट्रोपिन, वहीं पे अगर हाइड्रोट्रोपिन यानी पानी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करता है हाइड्रोट्रोपिन। अगर किसी टच को फील करता है, टच के अकॉर्डिंग कुछ वहां पे एक्टिविटी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिन। ये कहाँ पे पढ़े थे, प्लांट। और ह्यूमन बीइंग में 5 जो एनिमल होते हैं उसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, किसी किसी में 2 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, किसी किसी में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। हालांकि हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और यहाँ कहते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं और उस सेंस ऑर्गन के द्वारा हम एनवायरमेंटल चीजों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, चेतना पाई जाती है। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी के तौर पे लिविंग थिंग्स के यूज किया जाता है, जाना जाता है। हीलिंग एंड रिपेयर अगली टॉपिक है आपकी, हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर यानी यहाँ पे बॉडी में अगर कभी चोट लग जाती है तो उसे रिपेयर करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, प्लांट में भी एनिमल में भी। एक्सक्रीशन पाया जाता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो बॉडी में एक्सक्रीशन पाया जाता है, बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और लास्ट में यहाँ पे पाया जाता है क्या, तो जल्दी बता दी, इसमें पाया जाती है एक और टॉपिक, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पाया जाता है, दरअसल इसका मतलब होता है अनुकूलन, यानी ये बॉडी को अपने अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेता है, बदल सकता है। ये जैसी अवस्था होती है उस अवस्था के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखता है, ठीक। जैसी अवस्था होती है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। एडेप्टेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन यानी कुछ समय के लिए एडेप्टेशन, और एक होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ये लंबे समय के लिए एडेप्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख देते हैं
10 नंबर पे आपका पाया जाता है एक और काम की चीज पाई जाती है यहाँ पे, जिसका नाम होता है होम्योस्टेटिस। क्या पाया जाता है? होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस पाई जाती है, इसे हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था। इसका मतलब होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्फ टू द मेंटेनेंस देयर इंटरनल कंडीशन विद इन द सर्टेन बाउंड्री। जिस बाउंड्री में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल कैपेबिलिटी जो है वो रिएक्ट करती है, जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मॉइस्चर के अकॉर्डिंग, एसिडिटी के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मेंटेन करती है, हमारी बॉडी उस चीज को मेंटेन करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं, या होम्योस्टेटिस के नाम से जाना जाता है। लिविंग थिंग्स में पाया जाता है इवोल्यूशन, यानी इसमें एक विकास होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे चेंजेज होते हैं और नए इवोल्यूशन होते रहते हैं। और लास्ट में लिविंग थिंग्स में क्या पाया जाता है? डेथ हो जाती है। इन सभी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं, इन्हीं सभी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमें बता सकते हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग से अलग होते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें से हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आप सिर्फ एक के पास जाएंगे और वो कौन होता है? मेटाबॉलिज्म। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है? मेटाबॉलिज्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।